नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ बालोद जिला में शक्कर कारखाना जो कि ग्राम करकाभाट में स्थित है, लेकिन पाइपलाइन बिछने से जो करकाभाट शक्कर कारखाना का पहुंच मार्ग है, वहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए उस मार्गों का जेसीबी द्वारा गड्ढा किया जा रहा है, जिससे पाइपलाइन वहां पे लगाया जा सके। लेकिन शक्कर कारखाना में अभी गन्ना पेराई का जो कार्य संचालित है और गन्ना पेराई के लिए वहां पर गन्ना शक्कर कारखाने में पहुंच रहा है, जिसका एक ही मात्र पहुंच मार्ग है करकाभाट का मुख्य मार्ग है, जो कि करकाभाट के जो शक्कर कारखाना है वहां तक जाता है। लेकिन पाइपलाइन बिछाने के कार्य के चलते के कारण यहाँ पर आज कार्य जारी है, लेकिन इसके कार्य जारी होने के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी द्वारा या जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा संबंधित जानकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो करकाभाट शक्कर कारखाना जो ट्रैक्टर से गन्ना जाता है उनके लिए पहुंच मार्ग नहीं बनाया गया है। औपचारिक रूप से इस जो खेत के रोड मैप द्वारा ही ट्रैक्टर से भरा गन्ना उस मार्ग से जा रहा है, जो कि काफी रिस्की और नुकसानदायक हो सकता है। छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी घटना का कारण बन सकता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शक्कर माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाट, जहाँ पर पहुंचाने के लिए एक ही पहुंच मार्ग है, वो भी करकाभाट का एक मुख्य मार्ग है, जहाँ पर अभी पाइपलाइन बिछाने का कार्य सुचारू रूप से संचालित है, जिसके चलते जो शक्कर कारखाना पर गन्ना पहुंच मार्ग की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और एक खेत के रोड मैप के माध्यम से वहां पर ट्रैक्टरों से भरा गन्ना पहुंचाया जा रहा है। हालांकि यह बहुत बड़ी घटना हो सकती है अगर ट्रैक्टर से भरी गन्ना उस रोड मैप से जा रहा है, तो इसके लिए उस जिम्मेदार पर्सन को शक्कर कारखाना में पहुंच मार्ग के लिए रोड मैप तैयार किया जाना था, लेकिन रोड मैप तैयार नहीं किया गया है और खेतों से लांग करके ट्रैक्टर से भरा गन्ना शक्कर कारखाना तक पहुंच रहा है, जो कि काफी जोखिम भरा हो सकता है। तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ। नगर निकाय आम निर्वाचन चुनाव 2025 ईवीएम मशीन संबंधित जिला कार्यालय सभा कक्ष में मीडिया कर्मियों का कार्यशाला हुआ संपन्न। ईवीएम मशीन के संबंधित दी गई विस्तृत जानकारी उप निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक ने सभी मीडिया कर्मियों से अपील की है कि आप सभी ईवीएम मशीन की बारीकियों को समझे और ईवीएम मशीन में वोटिंग किस प्रकार से होनी है, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझे और ईवीएम मशीन की संपूर्ण जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी मीडिया कर्मियों की है। इस मीडिया कर्मियों का कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर विजय देवांगन द्वारा ईवीएम मशीन की प्रैक्टिकल करके किस प्रकार से ईवीएम मशीन का संचालन इस आम निर्वाचन चुनाव 2025 में होना है, किस प्रकार से एक ही ईवीएम मशीन में आज इस चुनाव में एक ही मशीन द्वारा अध्यक्ष एवं पार्षदों का किस प्रकार से वोटिंग होनी है। इस 2025 में आम निर्वाचन चुनाव में एक ही मशीन द्वारा नगर पालिका स्तर पर अध्यक्ष एवं पार्षदों का चुनाव या वोटिंग एक ही ईवीएम मशीन द्वारा किया जाना है। साथ ही साथ इस कार्यशाला में ईवीएम मशीन की संबंधित जितनी भी जानकारी थी प्रोजेक्टर के माध्यम से जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने ईवीएम मशीन की जानकारी इस कार्यशाला में प्रस्तुत की गई। आइए जानते हैं उप निर्वाचन चुनाव अधिकारी बालोद चंद्रकांत कौशिक का इस
ईवीएम मशीन के बारे में क्या कुछ कहना है, देखते हैं। जी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में ही आज जिला बालोद अंतर्गत 8 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के संबंध में संबंधित अध्यक्ष प्रत्याशियों को और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई। चूँकि इस बार नगरीय निर्वाचन का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा की जा रही है और यह ईवीएम मशीन पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कराए गए ईवीएम मशीन से थोड़ी भिन्न है। इस मशीन में एक ही ईवीएम मशीन के द्वारा अध्यक्ष पद के लिए भी और पार्षद पद के लिए मतदान कराई जाएगी। तो इस संबंध में हमारे मीडिया के साथी भी वाकिफ रहे, सभी प्रत्याशीगण भी इसकी मतदान प्रक्रिया से अवेयर रहे और अपने मतदाताओं को भी ये जानकारी दें। इस उद्देश्य के लिए ही ये वर्कशॉप का आयोजन जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की गई और सभी से आग्रह किया गया कि वो अपने मतदाताओं को यह अनिवार्य तौर पर बताएं कि उनके पास अध्यक्ष और पार्षद 2 विकल्प रहेंगे और ईवीएम मशीन में दोनों पद के लिए अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वो बटन दबाएं। क्योंकि यहाँ पर नोटा का भी विकल्प है, अगर उनको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो नोटा को दबाएं, मगर वो जरूर 2 वोट करके आएँ। और अलग अलग कलर में बैलेट रहेगी, सफ़ेद रंग अध्यक्ष पद के लिए और गुलाबी रंग पार्षद पद के लिए। तो दोनों ही बैलेट में से एक-एक बटन जो भी उनकी अपनी पसंद के मतदाता हो, नहीं होने पर नोटा हो, उनको दबा करके आएँ। ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे, उनसे भी अनुरोध किया गया। आप ये पूरी मतदान प्रक्रिया को जानें कि इस बार ईवीएम से इस प्रकार की मतदान प्रक्रिया होगी। बस बेसिक चीजें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमारे संसदीय चुनाव जो पार्लियामेंट इलेक्शन अभी हुआ है और इसके पहले विधानसभा चुनाव है उससे थोड़ा भिन्न है। ये MPMV मल्टीपल पोस्ट मल्टीपल वोट के कॉन्सेप्ट पर है। एक ही मशीन से हम एक से अधिक पोस्ट के लिए, पद के लिए हम लोग चुनाव कराने जा रहे हैं। तो नगरीय निर्वाचन में कोई एक मतदान केंद्र में पार्षद और उस नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद, दोनों पद के लिए एक ही मशीन के द्वारा यहाँ पे मतदान कराई जाएगी। तो आप लोग भी इसकी पूरी प्रक्रिया से वाकिफ रहेंगे, तो आप लोगों को जागरूक भी करेंगे, बताएंगे भी। और उस दिन इस प्रकार का अगर कोई मतदान प्रक्रिया होती है तो आपके भी मन में कोई किसी प्रकार का डाउट न रहे, वही क्लियरेंस करने के लिए जिला प्रशासन ने ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो कृपया करके आप इसको ध्यान से देखेंगे, अवलोकन करेंगे और कहीं कोई मन में किसी भी प्रकार की प्रश्न रहेगी तो यहीं पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उनका समाधान करने। थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करूंगा, डीपीडीओ साहब ने, एडीएम साहब ने बताया ये मशीन जो है भारत निर्वाचन आयोग की मशीनें होती हैं उससे थोड़ा भिन्न है। मशीन बनाने वाली कंपनी वही है ECIL जो भारत निर्वाचन आयोग की मशीनें बनाती हैं, वो राज्य निर्वाचन आयोग की ये जो समझिए कि विशेष मशीन है जिसको कि सामने बताया मल्टी पोस्ट मल्टी सीट्स, बहुपदी और बहुस्थानिक। तो ये मशीन ऐसी है कि एक ही मशीन से आप एक से अधिक पोस्ट के लिए चुनाव करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के जो चुनाव होते हैं जैसे कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, एक मशीन से एक ही पोस्ट के लिए चुनाव होता है। अभी तक आपने देखा सांसद के लिए आपने चुनाव देखा होगा या विधायक के लिए, वो एक ही पद के लिए चुनाव होता है। लेकिन ये इस मशीन से लाइव कवर जाएगी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सरवानी के साथ। इस वक्त हम मौजूद है जिला बालोद नगर पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय वार्ड क्रमांक 9 और 10, जहां पर सबसे तेज युवा दरार जो युवा प्रत्याशी है आशुतोष कौशिक भाई, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से आज
एक युवा जनरेशन में, एक आज के समय में हमारे आशुतोष कौशिक भाई जी वार्ड क्रमांक 9-10 जो पार्षद का चुनाव बालोद से लड़ रहे हैं, हम जानते हैं किस प्रकार से उसका जो यहाँ पर पार्षद का चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। सर नमस्कार पब्लिक लाइव में। जी बताइए किस प्रकार से आप पार्षद का चुनाव अपने बालोद के वार्ड क्रमांक 9 और 10 के लिए आप यहाँ पर लड़ने उतरे हैं मैदान पर चुनावी जंग में। आपको बताना चाहूंगा कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता था। उसके बाद 2 साल में नगर मंत्री रहा जी, और उसके बाद 2 साल जिला संयोजक का दायित्व मैं संभाला हूँ जी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विश्वास के साथ मुझे ये इतने कम उम्र में जो पार्षद प्रत्याशी का दायित्व जो सौंपा है जी, तो उसका मैं पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करूंगा और आशा करता हूं कि बालोद वार्ड नंबर 9 की जनता से कि वो सब अपने वोट को आशीर्वाद के रूप में मुझे देंगे और मैं बहुत ही बहुमतों के साथ चुनकर आऊंगा। जी, हमने देखा है आपका राजनीतिक करियर जो आप एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से में के संगठन में रहकर भी आपने बालोद जिला की जो जनता है उनकी समस्याओं का आपने हमेशा से उठाया उन मुद्दों का। पिछले समय हमने देखा है कि जो बालोद नगर में पानी की समस्या हो या चाहे बिजली की समस्या हो, आपने हमेशा आगे चलकर एक समय में आपने जनपद का भी घेराव किया था, लेकिन आज तो आप एक पार्षद का रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपसे जनता की अपेक्षा और भी बढ़ जाएगी पिछले समय से। इस तरह की आप इस आशा विश्वास को किस तरह से आप लेंगे? बाकी जो बालोद की जो जनता है उनकी आप विश्वास को किस तरह से लेंगे आप? निश्चित ही एबीवीपी में हम छात्र हित में कार्य करते थे और राष्ट्र की नवनिर्माण, राष्ट्र का पुनर्निर्माण के लिए हम कार्य करते थे, उस विचारधारा पे हम कार्य करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुझे ये पार्षद प्रत्याशी का जो अभी मुझे टिकट दिया गया है, मैं निश्चित ही जनता की हर मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे जैसे भी लड़ाई लड़नी पड़े मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो गंदा पानी हो, चाहे वो खराब सड़कें, नाली, कचरा। 10 साल हो गया यहाँ कुशासन के सरकार जो चल रहा है, यहाँ देखने को मिल सकता है कि जो सड़क बनी है 2 महीने में उखड़ चुकी है। ये सब जो लीपा पोती का काम जो किया जा रहा है उसको हम जैसे युवाओं को अगर राजनीति में आ करके हम जैसे पद पे आते हैं, पार्षद पद पे, तो ये सब निश्चित ही हम बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। जी, बालोद में देखा जा रहा है लगभग 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ बालोद को माना जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कदम रखने के लिए, अपनी पैर जमाने के लिए किस तरह की न्यायबद्ध तरीके से यहाँ पर आपकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर रही है? निश्चित ही देखा जा रहा है कि 10 सालों से जनता ने कांग्रेस को चुन के लाया है, लेकिन जनता समझ चुकी है और जनता जान चुकी है कि अब कांग्रेस का कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से वो बहुत ही अच्छे तरह से अवगत हो चुके हैं। चाहे वो गंदा पानी हो, खराब सड़कें हो, तालाबों को देख लो। एक समय पे बालोद रोल मॉडल हुआ करता था जब दूसरे जिला के लोग बालोद को देखने आते थे। दसौंदी तालाब, जलेश्वर महादेव जिसको दूसरे जिले से देखने आते थे। हमारा जो बस स्टैंड था, नया बस स्टैंड, उसको देखने के लिए उसको शायद राज्य में प्रथम पुरस्कार मिला था कि स्वच्छ बस स्टैंड है करके। और आज उनकी स्थिति देखो जर्जर है, कहीं स्विमिंग पूल बना पड़ा है और गार्डनों को बस काम किया गया है, गार्डनों को देख लीजिए आप। तो यहाँ कोई भी काम सही से नहीं हो पाया 10 साल में। तो इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता सुशासन का सरकार चाहती है, विष्णुदेव साय की सरकार चाहती है और ट्रिपल इंजन की सरकार को यहाँ लेके आएगी। जी, बालोद में हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर पर्यटन स्थल भी हमारे जो आप बता रहे हैं उनको अगर आपकी बीजेपी की यहाँ पर बैठती है अध्यक्ष नगर पालिका में, तो उसको आप किस तरह से लेंगे? आप बालोद की जनता यहाँ पर आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि जो भी पिछले 10 साल में नहीं हुआ है, तो आप बालोद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से? बालोद की जनता से मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बार हमें मौका दीजिए सेवा का, हम आपकी आशाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी कुशासन की सरकार को हटा करके सुशासन की सरकार बैठाने का यहाँ काम करेगी। जो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर राज किया है 10 साल, उसके कार्य से आप सभी अवगत हैं। एक बार हमें मौका देके दीजिए और हम बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से सभी मूलभूत सुविधाओं को
आपको पहुंचाएंगे। हम बात करते हैं आपके वार्ड क्रमांक 9 और 10 में आपके जो विरुद्ध में हम कांग्रेस से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं नितेश पटेल जी और आदरणीय निर्दलीय अभी एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आप उनको किस तरह से टक्कर देने की आपकी जो मंशा है, आपकी सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे इससे आपके अपोजिट में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए? निश्चित ही हम यहाँ फेयर चुनाव लड़ रहे हैं। वो प्रत्याशी अपने जगह है, विचारधारा की लड़ाई है जी। दोनों की पार्टी अलग है, बाकी मोहल्ले के ही लोग हैं, सब साथ में काम कर रहे हैं। तो प्रत्याशी के रूप में अभी हम लोग तो अब लड़ने के लिए तैयार हैं जी। बहुत ही अच्छे रूप से फेयर चुनाव लड़ेंगे जी। थैंक यू। तो हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही तेज दरार युवा प्रत्याशी पार्षद वार्ड क्रमांक 9 और 10 बालोद का आशुतोष कौशिक भाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने मंतव्य को, अपने विचारों को रखा है किस प्रकार से डबल इंजन सरकार हमारे बालोद जिले में बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा है कि 9 और 10 वार्ड जो हमारे मोहल्ला के हैं, हमारे जो नगर के हैं, उनकी जनता के उम्मीदों को मैं अच्छे तरीके से खड़े उतरूंगा और जो हमारे पिछले 10 साल में यहाँ की समस्याएं जो मूलभूत नगरवासी को मिल रहा है, पानी की समस्या हो या सड़की की समस्या हो या बिजली की समस्या हो, उन समस्याओं को मैं जो हल करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और अपनी जो जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उन पर मैं खड़ा उतरूंगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का भी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया है। किस प्रकार से उन्होंने इसे टिकट देकर इस सबसे युवा तेज दरार हम बालोद में देखा जाए तो हमारे आशुतोष भाई जी हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद। और हम बात कर रहे हैं अभी आशुतोष भाई जो युवा प्रत्याशी हमारे वार्ड क्रमांक 9 और 10 पार्षद जिला बालोद और वह नगर बालोद। हम यहाँ पर नगर पालिका जो बालोद है उनके जो अध्यक्ष अभी प्रत्याशी हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अभी इस वर्तमान चुनाव में अध्यक्ष पद का दावेदारी किसे दी है और वो कौन सा चेहरा है जो अभी अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिभा चौधरी जी को यहाँ मैदान में उतारा गया है अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में। उनके बारे में बताना चाहूँ तो मैं बहुत ही मिलनसार, कर्मठ और बहुत ही बोला जाए तो एकदम शिल्पकार जैसी महिला वो है। 35 सालों से राजनीति में सक्रिय है जी। तो निश्चित ही बालोद की जनता उनको एक बार मौका देगी, यही आशा करते हैं हम सब जी। वो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हमारे जनपद से जनपद में नगर पंचायत से और अभी वर्तमान जो अभी अपने भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है अध्यक्ष पद के लिए, तो दोनों में आप किस तरीके से तुलना अभी करना चाहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी होंगे अध्यक्ष पद के लिए आपने जो अभी चुनावी जंग में उतारा है। आप बोल रहे हैं कि जो पालिका में पूर्व जो पालिका अध्यक्ष जी थे विकास चोपड़ा जी और हमारी प्रतिभा चाची जी, प्रतिभा चौधरी जी के बीच हम तुलना करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि विकास चोपड़ा जी के कार्यकाल को सभी देखे हुए हैं। 10 साल में बालोद का विकास तो नहीं हुआ लेकिन विकास का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और देखा जाए तो ये सब मूलभूत समस्या है जो सड़कें, बिजली, पानी, ये सब जो गंदा पानी है गंगा सागर को देखा जाए तो आज गंदा सागर बोला जा रहा है। बस स्टैंड में पानी भरा जा रहा है तालाब के जैसा उसका स्थिति है और बहुत सारे तालाब जो हैं वो तो जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। गार्डनों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और पालिका का जो साफ सफाई वाला जो वाहन है वो भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो एक बार प्रतिभा चौधरी दीदी को आप लाए यहाँ अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की तेजी के साथ यहाँ कार्य करेगी और बहुत ही उत्तीर्ण और समृद्ध बालोद की यहाँ रचना की जाएगी। थैंक यू। तो इन्होंने अध्यक्ष के बारे में भी बताया है किस प्रकार से नगर पालिका अध्यक्ष हमारे विकास चोपड़ा भाई हैं। उन्होंने तो विकास कार्य को तो नहीं किया है लेकिन विकास को जरूर किया है कार्य के तौर पर, ना अन्यथा के तौर पर उन्होंने किया है। और यहाँ पर हमारे प्रतिभा चौधरी जी वर्तमान में अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही है। इन्होंने आशुतोष भाई ने बहुत अच्छी उनके लिए बात कही कि 35 वर्ष का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है और एक बार आप बालोद में उसे मौका दीजिएगा तो जरूर ही ट्रिपल इंजन का सरकार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। शंकर सोमानी के साथ इस वक्त हम हमारे बालोद जिला के जनपद क्षेत्र क्रमांक
12 जहां से हमारे केवल साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी के रूप में जनता सदस्य के लिए। तो हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफर यहाँ तक पहुंचा है और आज जनता सदस्य का चुनाव क्षेत्र क्रमांक 12 से यहाँ पर चुनावी जंग में शामिल हुए हैं और खड़े हुए हैं। सर नमस्कार पब्लिक लाइव में। नमस्कार भैया, भारत माता की जय जी। मैं टेमन साहू ग्राम सोहतरा से जी और क्षेत्र क्रमांक 12 जी बालोद से नामांकन दाखिल किया हूँ स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में जी। और अपनी विचारधारा है कुछ जी, जो समाज के हित में हिंदू विचारधारा को लेकर अपन जिए हैं जी, उसी विचारधारा को लेकर क्षेत्र में जा रहा हूँ स्वतंत्र व्यक्तिगत अपने दोस्त यारों के साथ जी कि चुनाव में नामांकन दाखिल किए हैं और अपील कर रहा हूँ कि वोट के लिए जी। अभी तक का आपका राजनीतिक सफर किस प्रकार रहा है सर, हमारे चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आज से 10 साल पहले जी उस समय और लड़ा था मैं जी और उस समय लड़ा था तो कहीं न कहीं तीसरा पोजीशन में मैं था जी जी और हमारे युवा साथी जो साथ दिए सहयोग किए उस समय जी सबकी विचारधारा हुआ कि नहीं आप सिर्फ लोग को आना चाहिए ऐसा करके जी और जाके जनता के बीच में नमस्कार ऐसा करके प्रेरित किए थे। केवल अपना शब्द को या अपनी बात है उसको बताने के लिए गए थे जनता के बीच में और तीसरा पोजीशन में अपना चुनाव रहा उस समय जी। अभी तो वर्तमान में सुनने को मिला है कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा करके सुनने में आया था और किसी कारणवश आपका नाम भी वहां से वापस लिया गया है ऐसा सुनने में आया था। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? आप बोल रहे हैं कि मैं निर्दलीय क्षेत्र से चुनावी जंग में खड़ा हुआ हूँ, लेकिन बात तो कुछ अलग आई थी कि आप कांग्रेस पार्टी लेवल से लड़ रहे थे। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत है जी। मिसगाइड कर रहे हैं लोग बात जी। कुछ ऐसा बात चली थी लेकिन कांग्रेस में जाने का दिल दिमाग से भी नहीं सोच सकता, जाने की तो बहुत दूर की बात है जी। मैं जैसा कि बोला हिंदू हित के लिए कहीं में कुछ गुजरने की हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं स्वतंत्र कैंडिडेट वार्ड क्रमांक 12 जी बालोद जनपद से नामांकन दाखिल किया हूँ और अपना व्यक्तिगत विचार लेके जा रहा हूँ और अपनी संगठन की हित की विचारधारा को लेकर के जा रहा हूँ जनता के बीच में जी कि आने वाला समय 2020 तारीख को जी 100% मतदान हो और अपनी विचारधारा को लेकर के जाने के बाद कि आप सब लोग 100% मतदान करके आप अच्छा विकल्प चुने जी। आप क्षेत्र क्रमांक 12 के जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बिजली पानी एवं सड़की की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है, तो आप क्षेत्र क्रमांक 12 से आप चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में, तो आप जनता के लिए क्या विकास के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब मेरी ही गांव है ग्राम सोहतरा, जैसा कि ग्राम पंचायत परसोदा आश्रित ग्राम सोहतरा है जी, उसमें मेरा फोकस रहा है। अभी भी 4 महीना पहले से हम लोग बस्ती वाले सब भिड़े थे गांव के हमारे दोस्त यारों के साथ की स्वतंत्र ग्राम पंचायत बने जी। पहला फोकस मेरी बस्ती के लिए वही रहेगा जी। और जैसे कि समस्या के हिसाब से जो समस्या आएंगे या जाएंगे उसके हिसाब से मैं बिल्कुल कोई भी समय जनता बोलेगी उसके हिसाब से मैं काम करने के लिए आतुर रहूंगा अपने क्षेत्र में जी। देख रहे हैं हमारे बीच टेमन साहू जी मौजूद है जो निर्दलीय क्षेत्र क्रमांक 12 जनपद सदस्य के लिए चुनावी जंग में खड़े हुए हैं और इनके लिए कुछ बात सामने आई थी। पिछले कुछ समय से बातें चल रही थी कि यह कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे और किसी कारणवश इनको टिकट जो है वापस इनको ले लिया गया था, लेकिन उन्होंने खंडित किया है कि मैं निर्दलीय चुनाव यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक 12 जनपद सदस्य के लिए लड़ रहा हूँ और जो भी मेरे बारे में बातें जो चल रही थी या कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं या नाम वापस लिया गया, तो यह सरासर गलत साबित इन्होंने बताया है, क्योंकि यह एक निर्दलीय स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र क्रमांक 12 जनपद सदस्य लड़ रहे हैं और उन्होंने जनता से कहा है कि अगर मैं इस चुनाव में विजय होता हूं तो अपने क्षेत्र क्रमांक 12 के आसपास के सभी गांवों का विकास की ओर मैं अपना ध्यान आकर्षित करूंगा और सभी का विकास चाहूंगा। तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ। बालोद शहर के पुराना बस स्टैंड में भारतीय जनता पार्टी बालोद द्वारा चुनावी आम सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद प्रत्याशी है वो इस चुनावी आम सभा में शामिल हुए और बालोद की जनता से सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 20 तक के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो विकास की लहर है वो दौड़ाने की बात कही है और
इस चुनावी आमसभा को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी इस चुनावी आमसभा में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव में लड़ रहे हैं उनके लिए बालोद की जनता से वोट मांगते दिखे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है। उनके घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बालोद की जनता के सामने रखा, जिसमें बहुत से योजनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें भूस्वामी जिसके नाम पर पट्टा है उनको पट्टा नहीं बल्कि स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं घर घर स्वच्छ जल पहुंचाने की बात भी नगर निकाय चुनाव के जो घोषणा पत्र है उनमें जारी किया गया है। साथ ही साथ जितने भी स्व सहायता महिला समूह हैं उनके लिए बर्तन बैंक को खोलने की बात भी उल्लेख किया गया है एवं ऐसे अनेक सी योजनाओं का उल्लेख है भारतीय जनता पार्टी के नगर निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र में जारी किया गया है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है। बस अजय योद्धा हमारे बालोद के चुनाव प्रभारी भैया नितेश सिंह जी, मंच पर आसीन इस बालोद संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय भैया सिंह, एक प्रत्याशी घोषित किया गया है। उसी के साथ मेरे बालोद में 10 वार्ड से लेकर के 10 वार्ड में पूरी भड़ास सुनूंगी। आप घोषित है कि क्या विकास हुआ है 10 साल में, हमें बताना पड़ रहा है कि आज केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरी बहनों हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। आप सर बताएंगे कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सभी नगरीय निकायों में प्रचंड मतों से जीत रहे हैं, बड़ा स्पष्टता दिखता है। और विशेष रूप से बालोद में मैंने उत्साह जो देखा है आज, मुझे बहुत स्पष्टता के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा में प्रतिभा चौधरी जी कमल के निशान से प्रचंड मतों से जीत कर आने वाली है। आज कांग्रेस ने अपना कहना चाहता हूं कि आप शब्दों में परिवर्तन कर दें, यहाँ नेतृत्व की लड़ाई नहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, आप ये कह दें। अभय संघ का जो 5 जन है वो सभी जेलों में भेजा जा रहा है, तो कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है। क्यों 5 जन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको स्पष्टता होगी। राष्ट्रवाद की बात होती है, देश प्रेम की बात होती है, और देश प्रेम और राष्ट्रवाद की बातों को अगर हम जेल में पहुंचाएं तो गलत क्या है? अभी तो जेल में जा रहा है, मैं पंचायत का मंत्री हूं, हर पंचायत में जाएगा ये भी बताता हूं। ठीक, थैंक यू सर। नहीं हो सके विकास के पैमाना तो जीवन स्तर ऊपर उठाया चाहिए। गरीब के जीवन में बदलाव आए, नौजवान के जीवन में बदलाव आए, किसान के जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। और पिछले 5 साल में हमारे जब सरकार रही थे, हमारी कोशिश रही थी कि सबके जीवन में परिवर्तन आए, सबके जीवन सुखमय हो। और इसी कारण से व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक योजना बनाए, आर्थिक उन्नति से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा यूं बढ़ाए के काम हमारे सरकार के द्वारा हो। यह एक तरफ किसान के ऋण माफी 2500 रुपये क्विंटल धान और 2500 तक नहीं रुके, 2640 और 2850 तक के हम धान की कीमत दें। आज 3100 मिला थे तो कांग्रेस और भूपेश बघेल के कारण मिला। और केवल वह तक नहीं बल्कि मजदूर लोग भी, जैसे किसान लोग पहली बार 2500 रुपये क्विंटल में धान बेचे 2019 में 18 में, उसी प्रकार से पहली बार मजदूर मतलब भी भूमि श्रमिक मतलब 7,000 रुपये सालाना मिलती। पहली बार हुई कि गोबर की खरीदी भी 2 रुपये किलो में हुई। पूरा देश और दुनिया में पहली बार हुए कि गोबर में भी 2 रुपये किलो में चलिए। 2,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दे नौजवान साथी मतलब। राशन कार्ड सब पर करें, रमन सिंह के समय में बीपीएल वाला मिला थे, एपीएल वाला नहीं मिला थे। और जिन जरूरतमंद तेरे वाला नहीं मिला थे, जिन जरूरतमंद नहीं जिससे कर मतलब कई
कैसे राशन कार्ड 7 किलो से सब राशन कार्ड बनकर एक राशन कार्ड भी, और सब लोग मिलना चाहिए, सब परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए, जेल मांगे पहले मिलना चाहिए, और सब लोग 35 किलो राशन दें। वो दौर भी आप सब देखें जब वैश्विक महामारी है, कोरोना जैसे महामारी नहीं थे, उस समय 3 महीने का राशन एक साथ आपके घर में भिजवाए काम कर रहे हैं। इलाज की व्यवस्था, 8,000 क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य योजना, डॉक्टर चंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, प्रत्येक परिवार में लाभ मिलती, मुफ्त इलाज, मुफ्त जांच, मुफ्त दवाई, ये सब मिलती। लड़का मतलब गरीब से लड़का भी अंग्रेजी पढ़ सका है, वो गरीब भी सपना देखे का अधिकार है, उसको लड़का अंग्रेजी पढ़ सका है। मिडिल क्लास के लड़का अंग्रेजी पढ़ सका है, और प्राइवेट स्कूल में खूब पैसा दे लाते फीस में, जब तक कमाई है महीना भर के साल भर के लड़का मन पढ़े खिला देते। वो बात का ध्यान रख के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू करे। अरे सुंदर स्कूल चला, जब तक प्राइवेट स्कूल पे लड़का मतलब सब किसी लेके सब स्वामी आत्मानंद एडमिशन लेंगे। आजकल स्कूल मन के मास्टर मन तनखा बांटे बस पैसा नहीं है, 10 और 4 बस पैसा नहीं है। हमारे लड़का मन अनपढ़ बनाना चाहते। रमन सिंह के समय में आदिवासी बच्चा मान चाहे कोंटा की बात करो, सुकमा की बात करो, बीजापुर हो, दंतेवाड़ा हो, नारायणपुर की बात करो, स्कूल बंद, सैकड़ों स्कूल, हजारों स्कूल मन बंद कर दी। से भारत सरकार में 3,000 से अधिक स्कूल बंद कर दी। तो लड़का मान जब पुलिस के भर्ती हुई तो 5वीं पढ़े लड़का नहीं मिले, इसमें 5वीं पढ़े ये स्तर कर दी थे। आज फिर भी स्कीम लाख खड़ा कर रहे हैं, हम लड़का मतलब पढ़ाए, बस हमारे लड़का मन पढ़े, अच्छा से पढ़ाई हो, ऊंचे ऊंचे पद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोमानी के साथ बालोद जिला की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से बालोद जिला में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मूल खाते को किराए पर देने व लेने वाले 9 आरोपित को बालोद पुलिस व साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। यह मामला पूरी तरह से साइबर ठगी का है, जिसमें ऑनलाइन ठगी द्वारा 10 अलग अलग राज्यों से 3 लाख से अधिक राशि भेजी गई है, जिसमें बालोद जिला के युवा और अन्य जिला के युवा भी इस साइबर ठगी में शामिल है। बालोद पुलिस ने 9 आरोपित को गिरफ्तार करके इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बालोद पुलिस ने आगे कहा है कि इस घटना में, इस मामले में और भी आरोपित होने की आशंका जताई गई है। इस घटना क्रम में बालोद जिला के युवाओं ने भी इसमें शामिल है, जिसमें बालोद की स्थानीय निवासी भी है और साथ में ग्राम हीरापुर के निवासी भी इस मामले में पाया गया है। बालोद पुलिस ने अपील किया है कि इस प्रकार से अगर साइबर ठगी किसी भी व्यक्ति के मोबाइल पे आता है या किसी ऑनलाइन के माध्यम से आता है तो वो अपने नजदीकी पुलिस थाना केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बालोद पुलिस ने अपील की है कि इस तरह की अगर घटना सामने आती है तो आप अपने नजदीकी केंद्र में, अपने नजदीकी थाना केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। इस साइबर ठगी में 9 आरोपित को किया गया है गिरफ्तार। मूल खाते को किराए पर देने व लेने में जो 9 आरोपित को बालोद ने पुलिस गिरफ्तार किया है। आइए इस मामले पर बालोद पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, देखते हैं। बड़ा सरगना नहीं, इसमें हर अकाउंट के पीछे एक सरगना होगा। सरगना बोलने से कि जैसे इसमें जितने भी 10 अकाउंट हैं तो 10 अकाउंट में किसी व्यक्ति ने, जैसे एक कोई ए नाम का व्यक्ति अगर ठगी कर रहा है तो उसको एक अकाउंट चाहिए। अकाउंट अगर वो अपना खुद का यूज करेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, तो उसको एक किराए का अकाउंट चाहिए या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको अकाउंट दे, तो उसका अकाउंट लेंगे। तो वो अकाउंट लेने वाले व्यक्ति का नाम सामने आएगा और वो पैसा निकाल के चला जाएगा। ऐसा अगर ये चैन बना के 10, 20, 15, 50 जो भी होंगे ये आपस में करेंगे तो वो उसकी चैन खुल जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इक्का दुक्का जो जैसा जैसा कर रहा है, अपना अपना अकाउंट लिया, 2-3 अकाउंट ले लिए, 4 अकाउंट ले लिया, उसमें ठगी का पैसा लिया, उसके बाद अपना इधर उधर से अपना बंद करके भाग जाए। ये तरीका है। ऐसे एकदम कोई सरगना नहीं है कि आप बोलेंगे कि वो कोई जैसे वो सट्टे वट्टे में होता है कि एकदम आखिरी में जाके एक सरगना कोई उसको खिला रहा है,
उस टाइप का मामला नहीं है। इसमें अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग राज्यों में हुई है, अलग अलग गैंग हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे राशि सर बैंक से ही होती है, तो बैंक का आप लोग का क्या भूमिका? बैंक का कोई इसमें मदद हो सकती है या विभाग ऐसा कोई ये कर सकता है कि जैसे अब राशि आदि हो रही है तो उसको जैसे डिटेल जानकारी या कैसे उनको जानकारी हो जाती है कि किसका नया मतलब खाता हुआ है, क्या है, इसमें क्या? नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनानी के साथ बालोद शहर के पुराना बस स्टैंड में भारतीय जनता पार्टी बालोद द्वारा चुनावी आम सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद प्रत्याशी है वो मौजूद है। नगर पालिका चुनाव का यहाँ पर चुनाव संबंधी यहाँ पर सेंटर बनाया गया और इस वक्त हम हमारे बीच में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बालोद के दिग्गज नेता। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से बालोद का नगर पालिका का चुनाव यहाँ पर संचालित हो रहा है। सर, शाहिद खान, प्रदेश महामंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा छत्तीसगढ़ जी। बड़े उत्साह के साथ ही बालोद शहर की जनता ने अपने मतदान का प्रयोग कर रही है। अभी तक सभी बूथों में 400 वोट पड़ चुके हैं जी। निश्चित तौर पर यहाँ पर 80% मतदान होने की संभावना है जी। इस बार लगभग देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जोश खरोश के साथ इस मैदान पर उतरी है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस का जो गढ़ माना जा रहा था बालोद को, इसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर बालोद शहर में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था उन्होंने इस शहर की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। हमारी प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा चौधरी निश्चित तौर पर जीत के आएगी। 1 से 20 वार्डों में हमारे पार्षद लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल इस शहर में खिलने वाला है जी। इस बार आपके बालोद नगर में वार्ड क्रमांक 9 से 26 साल के युवा आशुतोष कौशिक को पार्षद के रूप में उतारा, यह बालोद के लिए चर्चा का विषय है। इसके बारे में आपका क्या राय है? निश्चित तौर पर भाई आशुतोष कौशिक हमारे विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता है। 26 साल की उम्र में ये भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे युवाओं को आगे लाने का काम करती है। पार्षद पद का उन्हें मौका मिला है, निश्चित तौर पर उस वार्ड से वो जीत क्या रहेगा जी। हमारे बीच मातृत्व शक्ति भी मौजूद है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मातृत्व शक्ति अध्यक्ष के पद पर उतारा है श्रीमती प्रतिभा चौधरी को। तो हम जानेंगे किस प्रकार से एक महिला को यहाँ पर एक अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी जंग में उतारा है नगर पालिका के लिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, हमने बालोद से जैसे भारतीय जनता पार्टी से जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं सब इसके काबिल हैं और जैसे प्रतिभा भाभी है वो भी बहुत यानी मिलनसार है और बिल्कुल यानी उनको वोट के लिए बोलना भी नहीं पड़ता है, मैंने बोलना चाहिए कि मुझे वोट मिलेगा, यानी वो एक तरफा से जीत रही है बिल्कुल। और जैसे हमारे बाकी के 20 वार्डों के पार्षद है वो भी बहुत अच्छी जीत से यहाँ आ रहे हैं जी। बालोद की जनता का कहना है कि हम लोग पिछले 10 साल पीछे चले गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अगर कमर खिलाती है बालोद नगर में तो क्या 10 साल आगे जाएगी बालोद नगर? बिल्कुल बिल्कुल आगे जाएगी और इतना विकास होगा जो 10 साल पीछे हो गई है उस हिसाब से तो और जल्दी डेवलप होगा यानी बालोद जी। क्या कहना चाहेंगे कि एक वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 20 तक कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल हमारी बिल्कुल यानी तय है, बिल्कुल 20 पार्षद हमारे रहेंगे कमल जी। थैंक यू। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनानी के साथ नगर पालिका बालोद का चुनाव यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित हो रहा है और बीजेपी समर्थक यहाँ पर बहुत ही जोश खरोश के साथ नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि हम वार्ड क्रमांक 1 से 20 तक कमल जरूर खिलाएंगे और जो मोदी की सरकार की ट्रिपल इंजन की जो यहाँ पर मेहनत है वो बालोद नगर पालिका में जरूर लाएगी। यहाँ पर एक अच्छी बात कही है कि 26 साल के युवा आशुतोष कौशिक को भी वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद के रूप में उतारा है। जिस प्रकार से युवा सोच को यहाँ पर सामने लाने का प्रयास किया है तो देख सकते हैं किस प्रकार से नगर पालिका बालोद का चुनाव सुचारू रूप से संचालित है और बीजेपी समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं।
तो जिला बालोद की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर समानी। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम बरही का खौलडोंगरी, जो कि हमारे बालोद जिला का पर्यटक स्थल में से एक है। यहाँ की भव्यता और सुंदरता के बारे में आप सभी अवगत हैं। हम यहाँ पर आज राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और यहाँ पर सप्तचंडी पाठ के यहाँ पर खौलडोंगरी जो हमारे बालोद जिला का पर्यटक स्थल में से एक है, यहाँ पर हो रहा है। हम इस आज के इस आयोजन के बारे में जो समिति है उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से जिला बालोद के पर्यटक स्थल खौलडोंगरी आश्रम में यहाँ पर आज कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में। जय हिंद, मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा है, मैं ग्राम बरही का निवासी हूँ जी। और यहाँ पर राम मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठापन, तो उसके लिए यह आयोजन किया जा रहा है जी। यह जो यहाँ पर सबसे पहले शरणानंद महाराज थे, वो यहाँ पर तप तपस्या किए थे जी। और अपने आप को यहाँ पर समाधि लिए थे। उसके बाद ऐसे कई पीढ़ी यहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े साधुओं ने आकर यहाँ पर अपना तप किए और अपना यहाँ पर अपना योगदान दिए। आज भी यहाँ पर हमारे महाराज जी हैं खौलडोंगरी वन आश्रम के, वो यहाँ पर इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और गांव का इसमें पूरा सहयोग है। पूरे गांव आसपास के जितने भी गांव हैं और आसपास के जो बालोद क्षेत्र के जो यहाँ के जो क्या बोलते हैं भक्तगण है, वो सारे के सारे यहाँ पर योगदान दे रहे हैं और एक भव्य आयोजन किया गया है जी। इस खौलडोंगरी वनाश्रम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से इसकी विशेषता हमारे बालोद जिले में रखती है। जी। खौलडोंगरी वन आश्रम में स्वामी शरणानंद के द्वारा जो तप किया गया था और उसके बाद यहाँ पर समाधि दिया गया था जी। यहाँ पर पहले बहुत अकाल वकाल हुआ करता था, जिसके कारण उनके द्वारा अंग्रेजों से मतलब तालमेल करके ये जो बांध बनाया गया है ग्राम बरही का जी। जो बरही का जो बांध है उन्हीं का देन है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा इसका जो निर्माण कार्य अंग्रेजों द्वारा कराया गया जी। हम इस मंदिर में देखते हैं, बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं। यहाँ की जो मंदिर की जो ऊपर की शिला आप देख रहे हैं, ऊपरी सतह एक पत्थर नुमा जो बढ़ते क्रम में जी। इसके बारे में बताने का प्रयास करें, किस प्रकार से इस एक जो मंदिर का जो ऊपर का स्लाब है, एक छत कहा जाए, वो एक पत्थरनुमा स्लाब है और एक प्राकृतिक तौर से देखा जाता है। इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये जो यहाँ का जो खौलडोंगरी, जैसे इसको नाम ही है खौलडोंगरी जी। तो डोंगरी माने पहाड़ होता है, खोल माने होता है गुफा जी। तो यहाँ पर एक गुफा टाइप का है। ये पत्थर जो है शिला है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है जी। पहले छोटा सा था, उसके बाद धीरे धीरे करके ये बढ़ते जा रहा है जी। यहाँ के ग्रामवासी जब कोई फोटो क्लिक किए होंगे पहले पुराने जमाने में, और उसके बाद ये मंदिर बनाया गया, इसका छत ढलाई किया गया, अब पत्थर बढ़ के छत के ऊपर आ गया है तो जिसके कारण ये महसूस होता है कि पत्थर में भी एक प्रकार का प्राण है जी। तो हम ये कहते हैं कि हम मानना है कि इसमें भी एक प्राण है और इसलिए लोगों का यहाँ पर श्रद्धा बहुत ज्यादा है जी। इस खौलडोंगरी वनाश्रम में किस प्रकार के आयोजन पूर्व में होते आ रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर आयोजन होते हैं, इसके बारे में बताएं। किस प्रकार से यहाँ का संचालन या कार्यक्रम, जैसे नवरात्र पर्व है, किस पर्व में यहाँ पर शुभ कार्य में यहाँ का जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं? सभी प्रकार के जितने भी नवरात्र है और उसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ गुरु पूर्णिमा को महत्व दिया जाता है, क्योंकि शरणानंद महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं जो यहाँ पर अपना योगदान देते हैं और अपना बहुमूल्य समय देते हैं जी। हमारे बीच यादव जी विजय छत्री जी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आज का आयोजन खौलडोंगरी वनाश्रम जहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बालोद जिले का एक पर्यटक स्थल में से एक है जी। सबसे पहले यह एक धार्मिक स्थल है जी, और यहाँ का ये जो मंदिर की एक खासियत है, विशेषता है, ये पहाड़ के अंदर में बना हुआ है जी। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी यहाँ तपस्या करके इस स्थान को एक सिद्ध भूमि बनाए हैं जी। और उनके पूरे छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई उसके पहले 1857 में पानी की जब किल्लत थी तो अंग्रेज शासन काल में ये डैम का उन्होंने निर्माण कराया और यहाँ से फिर सिंचाई का व्यवस्था वगैरह, फिर पीने के लिए पानी वगैरह का व्यवस्था यहाँ से
होता था जी। और उसके बाद स्वामी जी के हजारों शिष्य पूरे प्रांत में, मध्य प्रदेश इत्यादि सभी जगह बहुत सारे शिष्य हैं जिसकी भव्यता गुरु पूर्णिमा को देखने को मिलती है। सभी भक्तगण गुरु पूर्णिमा को यहाँ आते हैं जी, और उनकी गुरु सत्ता को प्रणाम करने के लिए, उनको मनोकामना अपना बताने के लिए। और इसका जो आयोजन है जी, राम लला जी का जो स्थापना है जी जी, तो उसको स्थान रिक्त था, उसको अभी हम लोग 4, 5, 6 फरवरी को स्थापित कर रहे हैं। अभी आज उनके प्राण प्रतिष्ठा है जी। गुरु के स्थान के लिए इस खोलडोंगरी आश्रम को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है और शरणानंद स्वामी का यहाँ पर समाधि भी बताया जाता है। लेकिन हमें बालोद जिला में एक पर्यटक स्थल के रूप में खोलडोंगरी को तो जाना जाता है, लेकिन आज भी यहाँ की जो लोग हैं आसपास के हमारे बालोद जिला के, इस खोलडोंगरी वन आश्रम से आज भी काफी दूर है। कहने का मतलब है कि पर्यटक स्थल के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन उस अनुचित रूप में इसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो एक जाना जाना चाहिए, आज भी अनभिज्ञ लोगों के लिए बना हुआ। इसका प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि जैसे शासन प्रशासन आकर भी अपना विशेष धर्म के प्रति जो जागरण होना चाहिए जी, सामान्य आम जनता में और शासन प्रशासन में जो बैठे पदस्थ, उन लोगों को प्रति धर्म के प्रति एक, जिस धर्म में, जिस देश में, संस्कृति में रहते हैं, उसके प्रति उनको अंदर से एक भाव जगना चाहिए। वो जगता नहीं, मृत प्राय है, जिसके कारण वो आते हैं, प्रणाम कर चले जाते हैं। चुनाव आया, इधर आया, उधर आया, बस प्रणाम कर चले जाते हैं, वहां तक सीमित है। अगर कुछ लोग अंदर मन से जुड़ जाएं जी, तो ये जगह भी बहुत भव्य रूप ले सकता है और पूरा देश में उनका नाम उजागर हो सकता है जी। हम खोलडोंगरी वन आश्रम के आसपास के क्षेत्रों को देखते हैं तो पर्यावरण के क्षेत्र से काफी सुंदर प्राकृतिक नजर आता है और पर्यटन विभाग द्वारा इस मंदिर को, इस पर्यटक स्थल को अभी तक मतलब कहने जाए तो अभी तक जो मदद मिलनी चाहिए पर्यटन विभाग, भाई साहब लोग कोशिश कर रहे हैं तो हम बात कर रहे थे कि बालोद जिला में पर्यटक स्थल खोलडोंगरी, लेकिन आज भी लोगों के लिए अनभिज्ञ माना जाता है। बहुत कम ही लोग इस पर्यटक स्थल को जानते हैं और पर्यटन विभाग द्वारा एक प्राकृतिक क्षेत्र है, पर्यावरण के क्षेत्र से यहाँ की सुंदरता और भव्यता को इस मंदिर दर्शाता है। लेकिन आज भी पर्यटन विभाग बालोद द्वारा इस मंदिर की जो संज्ञान में नहीं लेने का कारण हम यहाँ के जो समिति है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, पर्यटन विभाग द्वारा आज तक इस मंदिर का संज्ञान में लेने का जो नहीं ले रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण वही दिल से कोई उनको अपना जो जुड़ना चाहिए जी, आत्मा के साथ प्रकृति को जो जोड़ना चाहिए जी, उसको अगर जुड़ के आदमी रहता नहीं है, उसको देख के लेकर के चलता नहीं है जी। जब तक कि आत्मा साथ नहीं करेगा इसको, अपने से मेरे को करना है करके, जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं करना है करके, मैं यहाँ तन मन से भिड़ा हुआ हूँ मैं जी। उसी प्रकार से शासन प्रशासन जो बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी लोग और जो भी राजनीतिक दल है, जो भी बैठते हैं जी, वो अपने मन से अगर चाह ले, गाँव वाले जो है, आम नागरिक हैं, भक्तगण हैं, सभी लोग एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक के ये संभव नहीं है। और ये सभी तरफ से प्राकृतिक रूप से पहाड़ के बीच में है। वहाँ माता शेरावाली का एक दुलौरिन दाई यहाँ की माता है, सिद्ध माता, यहाँ माता दुलौरिन दाई, उनके साधना यहाँ पे होती थी और उनका दिव्यता और कई प्रकार के चमत्कार आज भी यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का, भक्तों का कहना है, मानना है जी। आपने कुछ क्षण पश्चात अपने वक्तव्य में बोला था कि यह एक प्राचीन मंदिर है, तो हमें बताने का प्रयास करें किस प्रकार से यह प्राचीन मंदिर कितनी वर्ष पुरानी या खोलडोंगरी वनाश्रम होगा? अब शरणानंद जी महाराज जी जब से पूजा कर रहे हैं उसके बाद ही हमको पता है कि दुलौरिन माता का स्थान यहाँ पे है, पहाड़ा वाली माता है। उनका प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीण लोग बताते हैं, हम लोग तो उनके सामने बच्चे हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं, 70-80 साल 90-100 साल के जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को मानना बताना है कि हाँ माता जी का स्थापना है।
बहुत पुराना है। एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 3-4 पीढ़ी यहाँ पर बीत चुका है। यहाँ पर गुरुदेव का, उनके जो शिष्य हैं वो आपस में यहाँ पर अपना त्याग तपस्या बिल्कुल यहाँ पर करते रहते हैं। माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बीच माता जी यहाँ पर मौजूद है, हमसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इस मंदिर की जो प्राचीनता की बात आई है। तो यह मंदिर कितने वर्षों पुरानी होगी माता जी? एक वो था यहाँ पर, ये मंदिर नहीं बना था, हम लोग आते थे यहाँ बरही से पिकनिक मनाने आते थे। और ये हमारे नाना जी, नाना ससुर मतलब, उनकी जमीन है बरही में, वो यहाँ आते थे बराबर। तो हम लोग भी बहुत पहले 50-60 साल पहले आए थे। जी थैंक यू। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ बालोद जिला के पर्यटक स्थल में से एक खोलडोंगली वन आश्रम, जहां पर शरणानंद स्वामी का समाधि भी यहाँ पर बताया जाता है और गुरु के महत्व के कारण इस मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। लेकिन आज भी बालोद जिला में पर्यटक स्थल के नाम से खोलडोंगली वन आश्रम आज भी लोगों के लिए अनभिज्ञ बना हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर राम मंदिर, जो राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई है और इसी की प्रापेक्ष में यहाँ पर सप्तचंडी जो यज्ञ का कार्यक्रम भी इस खोलडोंगली आश्रम में किया गया है। और जानकार यहाँ के बताते हैं कि जो इसकी पहाड़ी के ऊपर एक दुलौरी माता है, जो माँ शक्ति का अवतार है, वो यहाँ पर भी विराजमान है। तो किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे बालोद जिले के पर्यटक स्थल खोलडोंगली वन आश्रम आज छत्तीसगढ़ पर जाना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे जो छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थल जो खोलडोंगली वन आश्रम है आज भी लोगों के लिए अनजान बना हुआ है। तो जिले वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शेर यहाँ पर विराजमान है और आप ऊपर देख सकते हैं ऊपरी भाग एक पत्थर है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं मंदिर समिति से। बोलो खोलडोंगरी आश्रम की जय। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं शरणानंद महाराज जी वन जो प्राणी हैं उनसे भी बहुत लगाव रखते थे। यहाँ पर बहुत सारे जानवर आज भी आते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ पर जो डैम बना हुआ है वहाँ पर आज भी जानवर आते हैं, पानी पीकर जाते हैं। हाथी आता है, लकड़बग्घा आता है, भालू आता है। यहाँ पर उनसे यहाँ के रहने वाले साधुओं का बहुत लगाव है। और पहले माना जाता था, हमारे जो पिताजी बताते थे कि यहाँ पर शरणानंद महाराज शेर थे, उनके साथ भी अपना समय बिताते थे। इसलिए यहाँ पर एक शेर का प्रतिमा स्थापित किया गया है उनको, क्योंकि वन्य प्राणी से बहुत लगाव था। जी, यहाँ एक गुफा था, ये पहले, ये अभी ईटा डालकर इसको रखा गया है, लेकिन एक गुफा